आज की जो क्लास है हमारी, वो छठवीं क्लास है रिसर्च एप्टीट्यूड की। इससे पहले हम लोगों ने प्लेसबो इफेक्ट, ऑब्जर्वर इफेक्ट, कंफर्मेशन बायस, सैम्पलिंग बायस और ऑर्डर इफेक्ट, ये सारी चीज़ें देखी थी। उससे पहले हम लोगों ने वैलिडिटी इन रिसर्च के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने इसको नहीं किया है तो जल्दी से जो है इसको अपना जो भी बैकलॉग है इसको क्लियर कर लीजिए। आज जो है हम लोग देखेंगे छठवीं क्लास में, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सैम्पलिंग के बारे में। कोई बताएगा कि व्हाट इज़ द सैम्पलिंग और व्हाट इज़ द सैम्पल? व्हाट इज़ द सैम्पल इन रिसर्च और व्हाट इज़ द सैम्पलिंग इन रिसर्च? तो कोई कुछ ऐड करना चाहता हो तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैम्पल? सैम्पल क्या होता है? ओके, कोई और इसमें कोई पॉइंट ऐड करना चाहे? हालांकि गार्गी ने बहुत अच्छा बताया। इसमें कुछ कुछ बातों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, जैसे कि सैंपल होता है। सैंपल का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है या इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, नेटिव या सजेस्ट कोई। तो वो जब बहुत बड़े मात्रा में हमारे पास होता है, बहुत बड़े क्वांटिटी में हमारे पास होता है, तो उसमें से हम अपने रिसर्च के कुछ काम की चीज़ को छोटे मात्रा में हम लोग एज ए सैंपल यूज करते हैं। सैंपल का मतलब होता है कि बहुत बड़े क्वांटिटी में से एक छोटी सी क्वांटिटी हम लोग निकालें, और उसका ये उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि जो भी क्वांटिटी हम लोग अपने यूज में ला रहे हैं, वो पूरे क्वांटिटी का जो भी क्वालिटी है, जो भी गुण है, वो इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलना चाहिए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में बात कर लेते हैं कि किसी के पास 5 टन जो है, मान लीजिए कि दाल है, अरहर की दाल जो है किसी के पास 5 टन है, और वो इसको किसी को जो है बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है। तो उस स्थिति में ये क्या करेगा, अपने दाल से जो है लगभग 150 ग्राम सैंपल जो है वो लेके तरह तरह के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो है वो जाएगा और बोलेगा कि ये मेरा सैंपल है, आप लोग जो इसका कितना रेट देना चाहेंगे। तो एक मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरा 5 टन जो दाल है उसके पास वो तो नहीं लेके जा सकता है सबके पास, लेकिन जो वो 10 ग्राम या 50 ग्राम जो दाल कैरी करेगा अपने साथ में, वो उतनी दाल जो है वो पूरे दाल की क्वालिटी के बारे में एक इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगी कि एक ये सैंपल जो है हमारी इस क्वालिटी का है। तो बेसिकली सैंपल का मतलब क्या होता है, आप समझ में आया? कि कोई भी बड़े क्वांटिटी में से एक छोटी सी क्वांटिटी को अपने यूज के लिए हम लोग जब इकट्ठा करते हैं या यूज में लाते हैं, लेकिन जो इसकी रिक्वायरमेंट है कि वो क्वांटिटी जो हम अपने यूज में ला रहे हैं, वो पूरे पॉपुलेशन या पूरे क्वांटिटी का जो है जो भी उसके अंदर क्वालिटी है, जो भी गुण है हमारा, वो अपने अंदर समाहित करके रखती है। अभी क्लियर हुआ कि सैंपल क्या होता है? अब एक चीज, सैंपलिंग, सैंपलिंग का जो हिंदी होता है वो होता है नमूना संग्रह या नमूनाकरण। सैंपलिंग जो होती है, जो हम लोग सैंपल चूज करते हैं, वो हमारा सैंपल चूज करने का, जो सैंपल इकट्ठा करने का जो तरीका होता है, उसी को हम लोग सैंपलिंग करते हैं। कोई अब हमें ये बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसस और सैंपलिंग में क्या अंतर है? सेंसस का मतलब होता है हिंदी में जनगणना, और सैंपलिंग का मतलब होता है नमूना गणना।
लगभग हम्म। ओके, शशांक ने जो बताया वो बिल्कुल सही है कि जो सेंसस होता है, सेंसस हमारा बस आदमी का ही नहीं हो सकता है, किसी भी कोई भी पॉपुलेशन है जो वो मटेरियल मैटेरिस्टिक हो या लिविंग थिंग हो, किसी का भी सेंसस हो सकता है। सेंसस और सैम्पलिंग में जो मेन डिफरेंस होता है कि सेंसस में हम लोग, हमारे पास जितनी भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इस टाइम हम नंबर ऑफ पीपल नहीं बता रहे हैं, पॉपुलेशन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं सबको अगर हम लोग अपने सैम्पलिंग में अगर कर लेते हैं शामिल, तो वो जो है सेंसस हो जाता है। जैसे कि अगर मेरे पास जो है 10 जो दाल वाला मैंने एग्जांपल दिया कि 10 टन मेरे पास अगर दाल है, तो अगर मैं एज ए सैंपल पूरे 10 टन दाल को जो है अगर मैं यूज करता हूँ, तो वो एक प्रकार का सेंसस हो जाएगा। सेंसस जो हिंदी में जनगणना बोला जाता है, वो बस इतना याद रखना है कि सेंसस जो होता है वो, उसमें हम लोग पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी पीपुल को जो है हम लोग इन्वॉल्व करते हैं अपने सैंपलिंग में। तो एक क्वेश्चन इससे बनता है कि सभी जो सेंसस होते हैं, सेंसस जो है वो सैंपलिंग हो सकता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, और सैंपलिंग जो है सेंसस हो सकता है। तो इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि ओके, और सैंपलिंग सेंसस हो सकता है। ओके, नहीं, मैं इसके आगे जो है ऑल अवॉर्ड जो है यूज कर देता हूँ। ऑल सेंसस आर सैम्पलिंग, एक एग्जाम्पल ऑफ सैम्पलिंग, ऑल सैम्पलिंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेंस। इस अवस्था में जो है जितने भी सेंसस होते हैं हमारे, वो सैम्पलिंग का एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन सभी सैम्पलिंग जो है, सभी नमूनाकण हमारे वो सेंसस नहीं हो सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं कि सैम्पलिंग, मैंने बताया कि पूरे पॉपुलेशन से 20 से हम लोग जो कुछ अपने काम की चीज़ों को जब हम लोग चूज करते हैं अपने काम के लिए, तो वो चूज करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग सैम्पलिंग बोलते हैं, सैम्पलिंग इन रिसर्च। अब सैम्पलिंग इन रिसर्च जो है वो क्यों ज़रूरी होता है? मान लिया कि हम लोग कोई ऐसा रिसर्च करें जिसमें कुछ व्यक्तियों को चूज करना है इंटरव्यू के लिए, या कुछ व्यक्तियों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने रिसर्च में इन्वॉल्व कराना है। तो इस अवस्था में सैम्पलिंग जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किन किन लोगों को उस पॉपुलेशन के विदिन जो है हम किन किन एलिमेंट्स को या किस किस लोगों को अपने रिसर्च में इन्वॉल्व करें, ये चूज करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर इसमें हम थोड़ी सी भी गलती जो है बरतें, तो चीज़ें जो है ख़राब होने की चांसेस अधिक होती हैं। तो इसलिए सैम्पलिंग रिसर्च जो है हमको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सैम्पलिंग जो तरीका होता है, सैम्पलिंग करने का जो तरीका होता है वो दो होता है। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, इसमें संभावात्मक सैम्पलिंग मेथड इसको बोलते हैं। दूसरे को हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड बोलते हैं, जिसको असंभावित नमूनाकरण विधि बोलते हैं। तो ये बताएगा व्हाट इज द, नाम से ही हमको पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या है। सिंपल है, अगर ध्यान से थोड़ा सा देखें तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, इसका जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है कि विद इन ए पॉपुलेशन, जैसे कि पॉपुलेशन में फिर से बोल रहा हूँ कि मैं किसी नंबर ऑफ पीपुल के ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। विद इन ए पॉपुलेशन का मतलब है कि पूरा होल कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर से हमको सैंपल चूज करना है। ये लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, मेटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, नॉन मेटेरियलिस्टिक भी हो सकता है। तो बस इतना याद रखेंगे
कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब क्या होता है कि विद इन ए पॉपुलेशन, जो भी हमारे पास पूरे नमूना का जो संग्रह है उसके बीच में हर एक एलिमेंट का, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं पॉपुलेशन के अंदर, मान लेता हूँ कि 100 लोग 200 लोग जितने भी लोग शामिल होंगे, सबका अगर इक्वल चांस बनता है कि एज ए सैंपल उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, इक्वल और नॉन जीरो चांस। इक्वल और नॉन जीरो चांस का क्या मतलब है कि जितने भी लोग हैं सबका एक बराबर चांस है कि एज ए सैंपल हमको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और नॉन जीरो का चांस है कि किसी ना किसी को जो है सेलेक्ट किया ही जाएगा। तो वही होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसको हम लोग संभावत्य नमूनाकरण विधि बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स इंश्योर दैट एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज ए नोन एंड नॉन जीरो चांस टू बीइंग सेलेक्टेड फॉर द सैंपल। These methods allow to statistical inference and are generally preferred to obtaining representative samples। तो probability sampling जो होती है उसमें मैंने बोला कि सभी जितने भी उस लोगों एज ए सैंपल लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मतलब एज ए पॉपुलेशन, उनमें से प्रत्येक जितने भी लोग हैं उनका जो है एक नॉन जीरो और एक नोन चांस बनता है कि उनको एज ए सैंपल जो है वो सेलेक्ट कर ही लिया जाएगा। ये क्लियर है क्या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? वो आगे हम लोग देखेंगे। क्लियर है किसी? ओके, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से पहले हम लोग जान लेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। अगर मैथ हम लोगों ने पढ़ा हो कभी, तो उसमें प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना वाला सैंपलिंग जो होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को, इसमें क्या होता है कि जितने लोग, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को किसी क्लास से 100 लोगों का पूरा क्लास है, और उसमें से 10 लोगों को चूज करना है एज ए सैंपल, या 10 लोगों को चूज करना है कि गिफ्ट देना है मुझको 10 लोगों। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करता हूँ, यहाँ पे संभावना वाला सैंपलिंग करता हूँ, तो जितने 100 लोग हैं, 100 लोगों का इक्वल चांस बनेगा। इक्वल चांस का मतलब है कि 1/100, 1/100 चांस जो है सबका बनेगा कि एज ए सैंपल उनको चूज कर लिया जाएगा, उनको जो है गिफ्ट मिलेगा। और नॉन जीरो का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि 100 लोगों में से अगर मुझे कोई नहीं पसंद आया तो मैं नहीं चूज करूंगा। सबका जो है नॉन जीरो इक्वल चांस बनेगा, और सब किसी ना किसी को जो है इसमें से चूज किया ही जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में बेसिकली होता क्या है कि संभावना के आधार पे पूरे पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को जो है अलग कर लिया जाता है, और उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। संभावना वाला प्रतिचयन इसको बोलते हैं। अभी क्लियर हुआ क्या हुआ शंका? अब बात करते हैं ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब है कि असंभावत्य सैंपलिंग मेथड इसको हम लोग बोलते हैं, या गैर संभावत्य सैंपलिंग मेथड इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स डू नॉट गारंटी दैट एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज नोन चांस टू बीइंग सेलेक्टेड, while these methods may be more convenient or practical, then can introduce bias and limit the generalizability of findings। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे 100 लोगों के ग्रुप में से 10 लोगों को चूज करना है मान लिया कि गिफ्ट देने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करता हूँ तो वहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट का जो है इक्वल चांस बनेगा 1/100 का कि उसको जो है एज ए सैंपल सेलेक्ट कर ही लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करता हूँ तो जस्ट एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि 100 लोगों के ग्रुप में जो है 5 लोग ऐसे हैं जो मेरे बहुत घनिष्ठ हैं या बहुत मेरे क्लोज हैं, या 10 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मेरे क्लोज हैं, ठीक है। मैं 10 का 10 ही मान लेता हूँ कि 10 लोग ऐसे हैं जो मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। तो अब वहाँ पे जो है बायसनेस आ जाएगी थोड़ी सी, कि अब क्या होगा कि सभी लोग जो हैं उनका अब इक्वल चांस नहीं बनेगा। अब चांस ये है कि जो 10 लोग मेरे संबंधी हैं, या जो 10 लोगों को जो मैं जानता हूँ,
उन्हीं को एज ए सैंपल या एज ए गिफ्ट पाने के लिए जो है मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास गारंटी नहीं होती है कि उसको एज ए सैंपल जो है पूरे पॉपुलेशन के बीच से सेलेक्ट कर ही लिया जाएगा। और ये जो है थोड़ी सी इसमें जो इस सैम्पलिंग मेथड्स को यूज करता है इसमें बायसनेस और कुछ लिमिट जो है वो हमको जनरलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स के रूप में देखने को मिलती हैं। ये दोनों क्लियर है क्या सबको? नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैम्पल क्लियर है उमा शंकर? हम्म। हाँ ये हो सकता है, जैसे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है कि 100 लोगों का क्लास है। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 लोगों की क्लास है और मैं ये बोलता हूँ कि इस क्लास में जितने लोग हैं 14 साल के हैं। मेरे पास जो डाटा होगा, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं केवल 14 साल के बच्चों को ही गिफ्ट दूँ। ऐसा किसी पंडित ने बताया था कि जाके 14 साल के 10 बच्चों को जो है तुम गिफ्ट दे देना, तुम्हारा काम जो है। मैं क्या करूँगा अब कि पूरे क्लास से बच्चों को जो चेक करूँगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो 14 साल के हैं। तो अब क्या है कि जितने लोग नॉन 14 साल वाले हैं जिनकी उम्र 14 साल से नहीं है, उन लोगों की जो है इक्वल चांस या बोले तो गारंटी तो उनके पास नहीं है कि उनको एज ए सैंपल जो है चूज कर ही लिया जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हम लोग को देखने को मिलेगा। इन दोनों सैंपलिंग का हम लोग आगे बहुत सारा वेरिएंट जो है देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कितने टाइप के सैंपलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी में हमको कितने कितने टाइप की सैंपलिंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबसे पहला जो होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब जैसे कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि अभी अंशु ने बताया कि हम लोग एक बाउल लेते हैं और बाउल में सारे बच्चों का जो है नाम मैं लिख के पर्ची में डाल दूँ और उसमें से रैंडमली जो मैं 10 पर्ची निकालूँ और जिन 10 बच्चों का नाम आए उनको जो है मैं गिफ्ट दे दूँ। तो ये एक प्रकार का सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है कि एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस टू बीइंग सेलेक्टेड। अब 100 लोगों की पर्ची है बाउल के अंदर, तो सबका इक्वल चांस है कि कोई एक कितना ज़्यादा सेलेक्ट हो सकता है। इसके बाद टिपिकली कंडक्ट यूजिंग रैंडम नंबर जनरेटर या लॉटरी मेथड का जो चूज करने का जो तरीका होता है, अगर मैं दो तरीके से होता है। एक रैंडम जनरेटर मेथड होता है, जैसे कि एक मैं कोई सिस्टम क्रिएट कर लूँ या मैं डाइस फेंकूँ या कोई भी ऐसा नंबर नंबर जो है जनरेट रैंडम नंबर जनरेटर में यूज कर सकता हूँ। जैसे कि बाउल लॉटरी मेथड जो है और रैंडम नंबर जनरेटर मेथड दोनों एक ही तरीके का होता है, वो मैं यूज कर सकता हूँ। इंश्योर इज सैंपल इज इंडिपेंडेंट एंड अनबायस में जो ये चीज़ देखा जाता है कि जो भी सैंपल में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और अनबायस्ड होते हैं। ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि प्रत्येक सैंपल का जो है इक्वल चांस बनता है और इसके लिए हम लोग रैंडम नंबर जनरेटर और लॉटरी मेथड का यूज करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सभी जो एज ए सैंपल जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उनका वो इंडिपेंडेंट हो और अनबायस्ड हो। तो ये क्लियर हुआ क्या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के भीतर सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ओके। इसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को हम लोग हिंदी में स्तरीकृत स्तरीकृत प्रतिचयन नमूना प्रतिचयन बोलते हैं। अब स्तरीकृत प्रतिचयन जो नमूना संग्रह है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे कि अब सिंपल रैंडम जनरेटर जो था सिंपल रैंडम सैंपलिंग, उसमें था कि मैं 100 लोगों के बीच में से जो है किसी 10 लोगों को रैंडमली जो है सेलेक्ट कर लूँ। लेकिन अब जो है मान लीजिए कि 100 लोगों का ग्रुप है मेरे क्लास में और प्रत्येक बच्चे जो है 10-10 के कॉलम में बैठे हुए हैं। एक रो में 10 बच्चे हैं, इस तरीके से जो है 10 रो और 10 कॉलम है। ओके।
अब मैं क्या करूंगा कि प्रत्येक रो से एक बच्चे को जो है सेलेक्ट कर लूंगा। तो इसी को हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बोलते हैं, कि हम लोग पूरे पॉपुलेशन को जो है इनटू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स, स्ट्रेटा इसको बोलते हैं, स्तर में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एज, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इसके बाद हम लोग रैंडम सैंपल जो है प्रत्येक स्टेटस से जो है चूज करते हैं, और इसके बाद इंश्योर करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप्स इन सैंपल। तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि जो भी पॉपुलेशन है हमारा, उसको हम लोग कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, एज के आधार पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पे, और मान लेते हैं कि और कोई इकोनॉमिक इकोनॉमिक के आधार पे हम लोग अलग अलग सब ग्रुप्स जो है बना लेते हैं। ये जो है इतने इतने जो है हम लोग मानते हैं। अब जो है देखते हैं कि 100 लोगों के ग्रुप में अगर 10 लोग हैं जो 10 साल के हैं, 30 लोग हैं जो 20 साल के हैं, और 40 लोग हैं जो 30 साल के हैं, और बचे जो 20 लोग हैं वो हमारे 35 साल के हैं। तो अब देख लेंगे कि 10 लोगों का 10 साल के लोगों का जो है पॉपुलेशन में जो हमारा भागीदारी है वो 10 है। तो वहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे एक को, 30 लोगों वाले में से ग्रुप में से 3 को चूज कर लेंगे, 40 लोगों वाले ग्रुप में से 4 को चूज कर लेंगे, और 20 लोगों वाले ग्रुप में से 2 को चूज कर लेंगे। तो वही सिंपल जो बात बोली जा रही है कि प्रत्येक पॉपुलेशन जो भी हमारे पास है उसको हम लोग कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। सब ग्रुप्स को हम लोग स्टेटा बोलते हैं, स्तर बोलते हैं। और इसके बाद अगला जो कार्यक्रम है उसको हम लोग रैंडम सैंपल के रूप में, उसमें से प्रत्येक को जो है उनके पॉपुलेशन में जैसी भागीदारी है उस तरीके से चूज कर लेते हैं। तो ये क्लियर हुआ क्या? खुद से नहीं, जैसी की भागीदारी है। हाँ, मान लीजिए कि 1000 लोगों का पॉपुलेशन है, जिसमें 4 धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई। ठीक है, इसमें से हिंदू जो है 600 हैं, मुस्लिम जो है 200 हैं, सिख जो है 100 हैं, और ईसाई जो है 100 है, मैं मान लेता हूँ ऐसा। ठीक है, अब मुझको जो है 1000 लोगों में से अगर 100 लोगों को चूज करना है, तो जाहिर सी बात है कि मैं हिंदू का पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है तो उसमें से 60 लोगों को चूज कर लूँगा, मुस्लिम से जो है 20 लोगों को चूज कर लूँगा, सिख से 10 लोगों को चूज कर लूँगा, और ईसाई से जो 10 लोगों को चूज। तो ये जो तरीका है वो स्टेटा है। मैंने 1000 लोगों को जो है तमाम स्तरों में डिवाइड कर लिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में। उसके बाद प्रत्येक, अब यहाँ पे 600 लोगों में से जो 60 लोगों को चूज करना है, अब मेरे ऊपर है कि मैं उनको कैसे चूज करता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो यूज कर लूँगा। 200 लोगों में से 20 लोगों को चूज करना है तो भी यहाँ मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग चूज कर लूँगा। तो ये क्लियर हुआ कि स्ट्रेटाफाइड जो सैम्पलिंग है वो क्या है, स्तरीकृत प्रतिचयन। सबको क्लियर है? जया, लक्ष्मी, शशांक, गार्गी, उमाशंकर, निधि। नहीं नहीं, इसमें रिसर्चर डिसाइड नहीं करेगा। जो डिसाइड करने वाला वो अलग सैम्पलिंग है, वो हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। इसमें रिसर्चर की भूमिका नहीं है। सारी चीज़ें हैं जो प्रोबेबिलिटी के आधार पर हो रही है। मैं 1000 सैंपल है, 1000 लोगों का पॉपुलेशन है, तो उसमें से कितने कितने लोग किस किस टाइप के हैं उसको मैं डिवाइड कर लूँगा। उसके बाद देख लूँगा कितना परसेंटेज जो है इन लोगों का भागीदारी है। उसके बाद जो है उसमें से सैंपल हम लोग कलेक्ट करें। ठीक है, इसमें रिसर्चर की भूमिका नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर है तो चल सकता है। जैसे कि अब बहुत सिंपल है ये, मैंने जैसा कि एग्जांपल दिया, मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 बच्चे हैं, मेरे कोई स्कूल है या कोई फॉर्म जो है 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। अब मैं है इन बच्चों को जो है एज के आधार पर मैं क्लासिफाइड कर लेता हूँ, सबकी अलग अलग जो है वो डिवाइड कर लेता हूँ। तो एक जो है ग्रुप में बना लेता हूँ कि जो 10 साल के बच्चे हैं
संख्या मान लीजिए कि इस पूरे पॉपुलेशन में 2000 है। जो 20 साल के बच्चे हैं उनकी संख्या जो है मान लेता हूँ कि 3, और जो 30 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या जो है मान लेता हूँ कि 5000। अब ये 3 स्टेटा मैंने डिवाइड कर लिया। अब मुझे अगर इस पूरे 10,000 बच्चों में से 1000 बच्चों को सेलेक्ट करना होगा एज ए सैम्पल, तो सिंपल है कि जो 20,000 जो 2000 जिन लोगों की संख्या है उनमें से मैं 200 लोगों को सेलेक्ट कर लूँगा जैसा उनकी भागीदारी है पॉपुलेशन। 300 लोगों की जो है 3000 जिनकी संख्या है उसमें से 300 लोगों को मैं चूज कर लूँगा, और जो 5000 जिनकी जनसंख्या है उनसे मैं 500 लोगों को चूज कर लूँगा। तो ये जो चूज किया जाता है, ये सैम्पलिंग मेथड जो यूज किया जाता है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो एक परिसीमन आयोग बनता है। परिसीमन आयोग पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे तो क्या इसका, लेकिन जब चुनाव होने वाला होता है, चुनाव से रिसेंटली जो है जो लोकसभा की सीटें हैं, जो राज्यसभा की सीटें हैं, उनको डिवाइड किया जाता है कि इतने पॉपुलेशन के ऊपर जो है एक सीट आने वाली है। इस सब डिवाइड करने में इस प्रकार की सैम्पलिंग का यूज किया जाता है, और खास करके रिजर्व सीटें जो होती हैं सीटों को बनाने के लिए जो है इस तरीके की सैम्पलिंग किया जाता है। अभी क्लियर हुआ क्या सबको? नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है इसमें हम लोग एक सिस्टम फॉलो कर लेते हैं, एक लॉजिकल सिस्टम हम लोग बना लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास 100 बच्चों की क्लास है और 1 से लेकर 100 रोल नंबर तक के बच्चे हैं। अब मैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करूँगा तो मैं क्लास में नहीं जाऊँगा, बस इतना देख लूँगा कि मैं रोल नंबर 1 को चूज कर लेता हूँ +5, सॉरी, मुझे अगर 100 लोगों में से 20 लोगों को चूज करना है तो मैं प्रत्येक 5वें बालक को जो है चूज कर लूँगा, यानी कि रोल नंबर 5, रोल नंबर 10, रोल नंबर 15, रोल नंबर 20, रोल नंबर 25, रोल नंबर 30, ऐसे करके 20 लोगों को आसानी से मैं चूज कर सकता। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का मतलब है कि सेलेक्ट एवरी केथ केथ member of the list of for population after a random start. Usual when there is logical ordering in population, list of student employee, require a random starting point sampling interval. यहाँ पे हम लोग बीच में थोड़ा सा इंटरवल रखते हैं कि मैं प्रत्येक जो है 10वें व्यक्ति को, 15वें व्यक्ति को, प्रत्येक 20वें व्यक्ति को, प्रत्येक 5वें व्यक्ति को एज ए सैंपल जो है वो सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो यह सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है क्या सबको? हाँ हाँ, ये सभी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर है आसान। फिर से मैं बता रहा हूँ सो कि मान लीजिए कि मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 बच्चों की क्लास है और 100 बच्चों में से मुझे जो है 10 लोगों को चूज करना है एज ए सैंपल। अब रिक्वायरमेंट ये है कि मैं थोड़ा सा लॉजिकल सिस्टम जो है वो फॉलो करता हूँ। लॉजिकल सिस्टम का फॉलो क्या क्या मतलब है कि मैं एक सीरीज बना लेता हूँ कि प्रत्येक जो है 10वां व्यक्ति जो है, प्रत्येक 10वां जो बालक है उसको मैं एज ए सैंपल चूज करूँगा। वो 10वां बालक हो सकता है कि मैं पहले दूसरे को चूज करूँ, उसके बाद 10 को ऐड करके 12 को चूज कर लूँ, 22 को चूज कर लूँ, 32 को चूज कर लूँ, 42 को चूज कर लूँ। मतलब कि कहीं से भी एक रैंडम शुरुआत करके वहाँ से मैं एक सिस्टम फॉलो करने, एक लॉजिकल जो है ऑर्डर को जो है फॉलो करने। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? ओके, तो ये है सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग, ये भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक हिस्सा होता है। इसके बाद आता है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग जो होता है उसको समूह प्रतिचयन बोलते हैं। समूह प्रतिचयन बोलते हैं। ये जो एक तरीके का स्ट्रेटा जो है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो है उसी का एक रूप है, लेकिन वहाँ पे जो है हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे जो है अपने पूरे पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप में जो है वो डिवाइड करते हैं। लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो है पॉपुलेशन को डिवाइड करने का जो है कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में मैंने क्या बोला था कि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि एज हो गया, इकोनॉमी हो गई, खास करके हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया,
मतलब कि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे पूरे स्टेटा को हम लोग, पूरे पॉपुलेशन को अलग अलग स्टेटा में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है कि एज ए रैंडम सैंपलिंग जो है हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड इनटू क्लस्टर्स, स्कूल्स, नेबरहुड, विलेजेस। जैसे कि हमारे पास 1000 लोगों का पॉपुलेशन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें से मैं क्या करूँगा, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग से थोड़ा सा बचने के लिए, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग जस्ट लाइक दोनों सेम होते हैं, बस उसमें हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं कि इस बेसिस पे हम लोग लोगों को जो है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में हम लोग ऐसे ही बस लोगों को डिवाइड कर देंगे अलग अलग समूह में। 10 लोगों का, 100 लोगों का अलग समूह बना दिए, 100 लोगों का अलग समूह बना दिए, 100 लोगों का अलग समूह बना दिए। उसके बाद इसमें से जो है हम लोग रैंडम सैंपल के आधार पर जितने सैंपल हमको चाहिए वो उठा लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है कि रैंडम क्लस्टर्स आर सेलेक्टेड एंड ऑल मेंबर विद इन द सेलेक्टेड क्लस्टर आर इंक्लूडेड इन द सैंपल। जैसे कि क्या है कि हम जो है 1000 लोगों का, जो मैंने बताया कि मैं ग्रुप बना लेता हूँ, 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, इसमें से प्रत्येक लोग, प्रत्येक ग्रुप को जो है मैं 10-10 के रूप में जो है डिवाइड कर देता हूँ। 10 लोगों का जो है कुछ ग्रुप बना लेता हूँ, 100 ग्रुप बनेगा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे अगर 100, पूरे 1000 लोगों में से 100 सैंपल को जो है कलेक्ट करना है, 100 सैंपल को लेना है, तो मैं इसमें से क्लस्टर को जो है पिकअप कर लूँगा कि ये तुम ये वाला ग्रुप आ जाओ, ये वाला ग्रुप पूरा सैंपल में आ जाओ, ये वाला ग्रुप जो है वो सैंपल में आ जाओ। तो क्लस्टर का मतलब होता है कि समूह। अब जैसे कि इसका यूज कहाँ किया जाता है कि जब इकोनॉमिक सर्वे वगैरह होता है या कोई इकोनॉमी से रिलेटेड भारत में कोई चीज़ होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे भारत के अंदर से जो है, अगर हमको 50 गाँव को चूज करना है, 50 गाँव को चूज करना है, और इसमें जो है हमको कोई सर्वे वगैरह कुछ कराना है, तो अब मैं जिस गांव को एज ए सैंपल, रैंडम सैंपलिंग के तरीके से जिस गांव को मैं चूज करूंगा, तो उस गांव के जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी गांव की जनसंख्या होगी, वो सारे लोग हमारे सैंपल के रूप में आ जाएंगे। ठीक है। तो क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन को हम लोग छोटे छोटे क्लस्टर में डिवाइड करते हैं, और रैंडम क्लस्टर को जो है हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि वो पूरा जितने भी क्लस्टर में जितने भी लोग शामिल होंगे वो हमारे एज ए सैंपल, हमारे साथ एज ए सैंपल आ जाएंगे। ठीक है। क्लियर हुआ क्या? ओके। उसके बाद हमारा आता है कितने जो सैंपलिंग के मेथड्स हैं हमारे, वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की मेथड। खास करके हम लोग याद रखेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। ये चारों जो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के मेथड हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। 4-5 आपको दे देगा, उसमें से आपको चूज करना होगा किसमें प्रोबेबिलिटी है किसमें, तो याद रखेंगे हम। उसके बाद आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स का जो होता है, उसमें सबसे पहला होता है सुविधाजनक सैंपलिंग, कॉन्वेनियंस सैंपलिंग। सुविधाजनक सैंपलिंग का क्या मतलब है, इसमें कि नॉन प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले, नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पॉपुलेशन में जितने भी लोग हमारे एज ए सैंपल आने वाले होते हैं उनकी नॉन इक्वल, अनइक्वल और नॉन जीरो चांस जो है वो नहीं होता है एज ए सैंपल सेलेक्ट होने। अब कॉन्वीनियंस सैंपलिंग का क्या मतलब होता है, सुविधाजनक सैंपलिंग का क्या मतलब होता है, इसमें मान लीजिए कि हमको मैं मान लेता हूँ कि वाराणसी में जो है सैंपल कलेक्ट करने का जिम्मा हमको मिला है। ठीक है। अब सैंपल का जो तरीका रखना है हमको कि हमको जो है पूरे वाराणसी से 1000 जो है कैंसर पेशेंट को जो है कलेक्ट करना है एज ए सैंपल। उनके ऊपर कोई रिसर्च होने वाली होगी या कोई रिसर्च करना है, तो अगर मैं कॉन्वीनियंस सैंपलिंग करूंगा, सुविधाजनक सैंपलिंग करूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि बनारस में जहाँ भी कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ मैं चला जाऊँगा, और वहाँ से जो है 1000 लोगों को एज ए सैंपल
सेलेक्ट कर लूँगा। इसमें क्या हुआ, बायसनेस हम लोगों को दिखा कि हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर कैंसर हॉस्पिटल में जो है किसी पर्टिकुलर एरिया के लोग ही जाते हैं, या किसी पर्टिकुलर टाइप के कैंसर के लोग ही जाते हैं। तो सुविधाजनक सैंपलिंग में क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी, ऑफन यूज टू क्विक एंड इजी डाटा कलेक्शन बट मे लीड टू बायस्ड सैंपल। ठीक है, रिसर्चर जो है सैंपल कलेक्ट करने वाला व्यक्ति क्या करता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको अपने कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी के आधार पे चूज करने की कोशिश करता है, और इसलिए जो इसमें हम लोग को बायसनेस जो है देखने को मिल जाती है। ये क्लियर हुआ कन्वीनियंस सैंपलिंग। सुविधाजनक सैंपलिंग क्या होता है? बहुत अच्छा। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे स्नोबॉल सैंपलिंग, को हिमकंदुक प्रतिचयन भी बोलते हैं और साइनस साइने प्रतिचयन। स्नोबॉल सैंपलिंग के ऊपर शायद हम लोगों ने कभी बात की है, स्नोबॉल मेथड्स के ऊपर हम लोगों ने बात की है। को याद है? हाँ बताइए, किसको याद है? वही है। इसको मैं नेटवर्क मार्केटिंग वाला सैंपलिंग। जैसे कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए कि हमको कोई रिसर्च करना है किसी खास। हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि अभी मैं रिसेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अभी मैं फिलहाल फॉलो, मुझे जो है बहुत ढेर सारे जेआरएफ लोगों का इंटरव्यू ले। ठीक है, यहाँ जो मैं कैसे स्नोबॉल सैंपलिंग को यूज कर रहा हूँ कि मेरे कुछ मित्र थे जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। अब मैं इनसे बोलूँगा कि कोई और तुम्हारे जान पहचान का हो जिसने जेआरएफ क्वालिफाई किया हो तो बता देना कि एज ए सैंपल वो मेरे साथ जुड़। तो वही जो मेथड यूज किया जाता है स्नोबॉल सैंपलिंग में, कि मैं किसी अपने या किसी जान पहचान के लोगों को जो है पहले एज ए सैंपल जो है वो सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद बोलता हूँ कि अगर आपके जैसा कोई और भी हो, कोई इच्छुक हो, आपकी क्वालिटी को जो है फॉलो करता हो, तो उसे बोलिएगा कि सैम्पलिंग में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे कि ट्राइबल ट्राइबल हिस्ट्री या ट्राइबल सैम्पलिंग में इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज जो है वो किया जाता है। जैसे कि कोई एक ट्राइब पे मुझको रिसर्च करना है और मेरा कोई ऐसा एक मित्र है जो इस ट्राइब से बिलोंग करता है। अब मैं उससे बोलूँगा कि एक काम करो कि अपने जैसे और लोगों के साथ जो है हमको मिलवाओ। तो वहाँ मैं इन जिन जिन लोगों से मिलवाएगा, अब इनसे बोलूँगा कि एक काम करिए कि आप अपने जैसे और लोगों से मिलो। तो ये हम जो नेटवर्क मार्केटिंग वाला जो सिस्टम है उसी को मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियल पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड एंड देन ऑफर रेफर टू रिक्रूट एडिशनल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम देयर सोशल नेटवर्क यूजफुल फॉर एक्सेसिंग हार्ड रिच पॉपुलेशन और व्हेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिजायर्ड। तो इसको हम लोग स्नोबॉल सैंपलिंग बोलते हैं। क्लियर है सबको? ओके, बहुत अच्छा। अब परपोजिव सैंपलिंग है, तो उद्देश्य नमूना प्रतिचयन। परपोजिव सैंपलिंग जो है कि अब इसका भी एग्जांपल मैं अपने ही कार्य से दे सकता हूँ कि मेरे जान पहचान के लगभग 1,000 लोगों ने नेट का एग्ज़ाम जो है दिया होगा। ठीक है, और मेरा पर्पज क्या है कि मुझे उन लोगों की ज़रूरत है जिन लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है इंटरव्यू लेने के। ठीक है, तो एक मेरा ये पर्पज है। अब मैं 1,000 लोगों में से एज ए सैंपल अगर किसी को सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास पहले से एक पर्पज है और एक क्राइटेरिया है कि जिन लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है उन्हीं को मुझे एज ए सैंपल सेलेक्ट करना है। तो ये पर्पोजिव सैंपलिंग में क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया रिलेवेंट टू रिसर्च क्वेश्चन यूजफुल फॉर स्टडिंग साइंटिफिक सबग्रुप्स आर इंडिविजुअल हु प्रोसेस डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स prone to researcher bias may not be representative of the entire population। ये हो सकता है मेरे पास अगर कोई पर्पज है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया उसी तरीके से एक मैं और एग्जांपल दे सकता हूँ कि 1,000 लोगों में से मुझे केवल उन्हीं लोगों को चूज करना है जो
10 साल के एज के हो, या केवल उन्हीं लोगों को चूज करना है जो कैंसर के पेशेंट, या केवल उन्हीं लोगों को चूज करना है जो अ, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिस्टिक ये क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करते हो मेरे रिसर्च के। तो ये पर्पजिव सैम्पलिंग क्लियर है। हाँ हाँ, वो भी ये भी हो सकता है। हाँ हाँ। अब आते हैं कोटा सैंपलिंग। जया लक्ष्मी बता रही थी कोई कोटा होता है हमारे पास कि इतने ग्रुप के लोगों को इतने, वो होता है कोटा सैंपलिंग। जैसे कि कोटा सैंपलिंग इन्वॉल्व द सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड कोटाज फॉर सर्टेन करेक्टरिस्टिक। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास पहले से जो है 100 सैंपल जो है कलेक्ट करने का आ, मुझे परमिशन है कि 100 लोगों को एज ए सैंपल जो है कलेक्ट करो। इसमें से जो 10 साल के लोग होने चाहिए उनकी संख्या जो है 30, जो 30 साल के लोग होने चाहिए उनकी संख्या जो है 20, और जो 40 साल के लोग हैं उनकी संख्या जो है 50 होनी चाहिए। तो पहले से मेरे पास किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार प्री डिफाइंड कोटा होता है अगर, तो वहाँ जो है लोग कोटा सैंपलिंग करते हैं। ठीक है। इसमें जो है एक चीज़ याद रखेंगे कि इसमें प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों सैंपलिंग मेथड्स को हम, जैसे कि हम लोग पहले से जो कोटा डिफाइन कर देते हैं वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का हिस्सा है कि हम लोग पहले से कोटा डिफाइन कर देते हैं। लेकिन कोटा डिफाइन करने के बाद जैसे कि 10 साल के लोगों को अगर चूज करना है 30 लोगों को, तो मेरे पास अगर पॉपुलेशन में टोटल 10 साल के 100 लोग हैं, इसमें से 30 लोगों को चूज करने के लिए मैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करूंगा। तो ये है कोटा सैंपलिंग। पहले से हमारे पास प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है कि हमको जो है इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के केवल इतने लोग चाहिए, तो उसके लिए मैं जो है कोटा सैंपलिंग। क्लियर है क्या ये? ओके। ये सैंपलिंग है, इतने टाइप के सैंपलिंग हमको कुछ आता है तो हम लोग याद रखेंगे। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमारे आते हैं सिंपल रैंडम, स्टार सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं इकोनोमिनियन सैंपलिंग, मोबाइल सैंपलिंग, परपोजिव सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी हमको पिक्चर देखने को। ठीक है। हाँ, कोटा सैंपलिंग में बता देता हूँ। जैसे मान लिया कि मेरे पास जो है टोटल पॉपुलेशन 1000 लोगों की है, मेरे स्कूल में 1000 जो है क्या स्कूल है उसमें अब मेरे पास जो है पहले से एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होनी चाहिए। ये जो है 1 से लेकर 5 तक के 30 बच्चों को जो है सेलेक्ट करना है। मेरे पास जो सैंपल कलेक्ट करने का जो लिमिट है वो 100 बच्चों का है। और पहले से मेरे पास प्री डिफाइंड क्राइटेरिया कि 1 से 5 तक के बच्चे 30 होंगे इसमें। उसके बाद 5 से लेकर 8 तक के बच्चे जो है इसमें 30 होंगे। और 9 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं वो हमारे 40 होंगे। तो ये जो प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है, हो सकता है कि 1 से 5 तक के बच्चों की संख्या जो 1000 में 600 हो, और 5 से लेकर 8वीं तक के बच्चों की संख्या 300 हो, और 9 से लेकर 12 तक के बच्चों की संख्या जो है वो 100 हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलेशन जो है वो हमारा इक्वली रिप्रेजेंट करे। अब लेकिन हमारे पास पहले से डिफाइंड क्राइटेरिया है कि हमको 30 बच्चे चाहिए, 1 से लेकर 5वीं तक के, तो 30 बच्चे चाहिए। अब ये मैटर नहीं करता कि उनकी संख्या पूरी स्कूल में कितनी। अगर ये मैटर करने लगे तो जो हमारा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो था, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ, कि पॉपुलेशन अपने साइज के हिसाब से जो है हम लोग कुछ करेंगे तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। लेकिन अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है मैटर नहीं करती कि 600 हो, 800 हो, 100 हो, लेकिन हमको अगर 30 चाहिए तो चाहिए, वो हमारा कोटा सैंपलिंग।
अभी क्लियर हुआ क्या? बहुत अच्छा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन रिसर्च के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स क्या होता है, व्हाट इज द वेरिएबल, चर क्या होते हैं हमारे रिसर्च। कोई कुछ भी बोल सकता है, जो मन में आए बोल दीजिए। हम्म। हम्म। तो बोलते हैं लाइक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। हम्म। ओके। तो जैसा कि गार्गी ने बताया कि रिसर्च एप्टीट्यूड में जो वेरिएबल्स होते हैं, सारी चीज़ें क्लियर है ना? आवाज़ जा रही है सही से? ओके। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का मतलब है कि एक तरीके का फैक्टर है, फैक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे पूरे रिसर्च को जो है प्रभावित करते हैं अपने अलग अलग रिलेशंस के द्वारा, अलग अलग जो है मेजरमेंट के द्वारा, अलग अलग मैनिपुलेशन के द्वारा, अलग अलग एनालाइजेशन एनालिसिस। ठीक है। तो वेरिएबल्स मोटी मोटा हम उन फैक्टर्स को बोल सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पूरे रिसर्च को जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है। हाँ, वेरिएबल्स, जैसा कि गार्गी ने बताया कि जो हम लोग एक्स वाई देखते हैं मैथ में, तो चर क्या होता है? चर हम लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में। अब हाँ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चेक चेक करेंगे तो वो पता चलेगा। ये अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन बेसिकली मोटा मोटा जो वेरिएबल्स हम लोग बोलते हैं चर जो होते हैं, उन्हीं चर को हम लोग मेजर करते हैं अपने रिसर्च के दौरान, एनालिसिस करते हैं उन्हीं को, उन्हीं का जो है हम लोग मैनिपुलेशन चेक करते हैं कि कौन जो है किसको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन जो है किसको आंसर फाइंड करते हैं कि कौन वेरिएबल जो है। तो वेरिएबल्स होते क्या हैं कि वो एक तरीके के ऐसे फैक्टर होते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारे पूरे रिसर्च के दौरान उन्हीं के ऊपर जो स्टडी बेस्ड होती है। अभी समझ में आया क्या आंसू? वेरिएबल जो है, बस इतना समझिए कि वेरिएबल जो है उसी के ऊपर हमारा पूरा रिसर्च केंद्रित होता है। और रिसर्च में जितने भी चर होते हैं, वेरिएबल्स होंगे, उन्हीं के बीच में क्या रिलेशन है, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं, यही सब स्टडी हमारा रिसर्च होता है। तो वेरिएबल चर का मतलब है कि
रिसर्च ऐसे फैक्टर्स जो हमारे रिसर्च को प्रभावित कर सकते हैं, अपने मेजरमेंट, अपने रिलेशनशिप, अपने जो है मैनिपुलेशन से, तो वो एक तरीके का वेरिएबल होते हैं। ठीक है। चर, चर का मतलब होता है बदलने वाली राशि को हम चर बोलते हैं। ठीक है। हाँ, एक बदलेगा तो दूसरा बदलेगा, एक बदलेगा तो दूसरा नहीं बदलेगा, वो सब हम लोग यहाँ देखेंगे। ओके। वो जो है पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, कोफिशिएंट को, पियर्सन कोफिशिएंट का, से रिलेटेड होता है, और बहुत सारे जो है चलो पूछ, वो अलग अलग होता है, खास करके अ, हमारा पियर्सन कोफिशिएंट वैल्यू से ही वो पूछा जाता है, उसको हम लोग पी से आते हैं। ठीक है। लेकिन वेरिएबल्स पता होना चाहिए कि बस इतना जानेंगे कि वेरिएबल जो होता है उन्हीं के ऊपर हमारा पूरा रिसर्च टिका हुआ होता है। एक अगर परिवर्तित होता है दूसरा में भी परिवर्तित हो सकता है। अगर एक अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स जो होते हैं, जैसे कि पहला जो होते हैं वो क्वांटिटिव वेरिएबल, मात्रात्मक चर इसको। क्वांटिटिव वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स दैट रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल मेजरमेंट आर क्वांटिटीज, they can be measured continuously or discretely or typical analysis by statistical method। अब जैसे कि कंटिन्यूस वेरिएबल्स, क्वांटिटिव वेरिएबल्स का सबको पता है कि ऐसे वेरिएबल जो किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे रिसर्च में, जैसे कि नींद और क्लास टाइम बताया जया ने कि क्या है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि 1 घंटे नींद और दो दो क्लास जो है, तो कोई भी ऐसा वेरिएबल हो जो हमारे क्वांटिटिव क्वांटिटिव या न्यूमेरिकल वैल्यू को जो है प्रेजेंट करता है, तो उसको हम लोग क्वांटिटिव वेरिएबल बोलें। इसमें कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है? कंटिन्यूस वेरिएबल्स कैन टेक एनी वैल्यू विद इन ए रेंज आर ऑफन मेजर्ड विद प्रिसिजन। एग्जांपल इंक्लूडिंग हाइट, वेट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड इनकम। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलेगा। दोनों को पहले देख लेते हैं क्या होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो होते हैं स्पेसिफिक एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के इंक्लूडिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन फैमिली, द नंबर ऑफ पेट्स ओन्ड, number of defect in a product. Discrete variables are often analyzed using the frequency distribution count based statistical method। continuous variables जो हैं वो एक रेंज को दर्शाते हैं। continuous variables जैसे कि कोई हाइट जो है कितना हो सकता है, 0 से लेके 100 मीटर के बीच में हो सकता है, 0 से लेके 1000 मीटर के बीच में हाइट हो सकता है। किसी का वेट जो है 0 से लेके 1000 हो सकता है, 1000 kg हो सकता है। तो कंटिन्यूटी होती है कि मे भी इनके बीच में एक स्पेसिफिक रेंज के बीच में ये वैल्यू जो है लाइट कर सकती है, तो उसको हम लोग कंटिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होता है कि इसमें एक स्पेसिफिक नंबर होता है, जैसे कि किसी घर में कितने बच्चे हैं, तो वो हम नहीं बोलेंगे कि 0 से लेके 10 के बीच में बच्चे हो सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर बोलेंगे कि 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे, एग्जैक्ट नंबर हम लोग। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कंटिन्यूस वेरिएबल्स में बस इतना अंतर है, जो भी कंटिन्यूस वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है वो एक रेंज के बीच में कहीं भी बीच में लाई कर सकती है, और डिस्क्रीट वेरिएबल्स का एक स्पेसिफिक जो है हमारा पॉइंट होता है कि इतने नंबर हमारे होते हैं। अब जैसे कि ये समझ में आया क्या डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल सभी लोगों को? सतत चर और असतत चर। कंटिन्यूस का मतलब सतत होता है, डिस्क्रीट का मतलब असतत। सतत का मतलब है कंटिन्यूस, कंटिन्यू कहीं भी जा सकता है, 0 से लेके 1000 फीट, 0 से लेके 1000 किलोग्राम, 0 से लेके 100 सेंटीग्रेड, 1000 सेंटीग्रेड की ब्लड प्रेशर, इनकम जो है वो हमारा सतत वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू जो है घट बढ़ सकती है। असतत वेरिएबल का मतलब है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही होगी, तो वही होगी।
ठीक है, क्लियर है अंशु? नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या अंतर होता है? ओके, का जो है इंग्लिश वाला पीपीटी थोड़ा सा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई वी और डी वी से हम लोग दर्शाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे रिसर्च में जो है दो चर ऐसे हैं, समय और एजुकेशन, समय और शिक्षा। अब अगर ये वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो अगर मैं समय को जो है कुछ छेड़छाड़ करूँगा, समय के साथ जो है कुछ इसको घटाऊंगा बढ़ाऊंगा, 1920 करूंगा, 1930 करूंगा, 1940 करूंगा, एजुकेशन में जो है ऑटोमेटिक अपने आप जो है कुछ छेड़छाड़ हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं, स्वतंत्र चर वो चर है जिसमें शोधकर्ता द्वारा हेर फेर या नियंत्रित किया जाता है। यह अनुमानित कारण है जिसका आश्रित चर पर प्रभाव पड़ने की परिकल्पना की गई है। उदाहरण के लिए रक्तचाप पे किसी दवा का विभिन्न खुराकों के प्रभाव का अध्ययन, जैसे कि हम लोग जो है डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो रिसर्चर के द्वारा उसी में जो है परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि एजुकेशन जो है और समय जो है, एजुकेशन में तो कुछ छेड़छाड़ हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब कि उसमें हम लोग जो हो गया वो हो गया। लेकिन समय जो है 1920, 1930, 1940, ये सब हम अपने आवश्यकता अनुसार जो उसमें आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से उदाहरण जो दिया गया है कि रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर है, ये एक प्रकार का डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो दवा की खुराक है वो इंडिपेंडेंट है। दवा की खुराक में हम अपना परिवर्तन जो है कर सकते हैं कि अगर आपकी बीपी हाई हुई तो आप जो है 2 टैबलेट ले लीजिएगा, अगर आपकी बीपी जो है नॉर्मल है तो दवा छोड़ दीजिएगा, अगर बीपी थोड़ी सी बढ़ रही है तो आधा टैबलेट खाइएगा। तो वो स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर का मतलब है कि जिसपे जो है रिसर्च करने वाले व्यक्ति की जो नियंत्रण होता है वो होता है, और इस पे परिवर्तन करने से जो है हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कोई ना कोई परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलेगा। तो वो एक स्वतंत्र चर होता है, एक जो है आश्रित चर होता है जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हुआ क्या? टीवी या डिपेंडेंट वेरिएबल इसको हम लोग बोलते हैं। इस पे जो है रिसर्चर का जो है कोई पकड़ नहीं होता, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। वो आश्रित चर होता है, वह चर जिसमें स्वतंत्र या चर प्रभाव के आकलन करने के लिए मापा जाता है। यह परिणाम चर जो स्वतंत्र चर की भिन्नता के जवाब बदलने की उम्मीद रखता है। जैसे कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर लाई करेगा। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है कि बीपी, दवा की खुराक, दवा की टैबलेट और जो हमारा ब्लड प्रेशर है। अब ब्लड प्रेशर में हम लोग हेर फेर कुछ नहीं कर सकते हैं, इस पर जो है रिसर्चर का कोई भूमिका नहीं होता है। दवा में जो है वो रिसर्चर का नियंत्रण हो सकता है। तो अगर हम लोग दवा को परिवर्तित करेंगे तो बीपी जो है ऑटोमेटिक परिवर्तित होगा। तो ये जो है एक प्रकार का डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दवा। जिस भी वेरिएबल पे रिसर्चर की पकड़ होती है, कंट्रोल होता है, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और जो कोई भी ऐसा वेरिएबल है जिस पे रिसर्चर की पकड़ नहीं होती है या वो किसी और वेरिएबल के ऊपर जो है लाई करता है, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर बोलते हैं। अभी क्लियर हुआ क्या? बहुत ईजी है ये पहचानना। जैसे कि मैं मानता हूँ कि एक मैं एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, बताइएगा कौन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन जो है। तो पानी की गहराई, पानी का दाब, मतलब कि पानी के अंदर हम लोग जितना जाएंगे तो पानी का दाब बढ़ेगा या घटेगा। इसमें बताइए कौन डिपेंडेंट है, कौन जो है इंडिपेंडेंट है।
दाब जो है डिपेंडेंट। अब क्या है कि पानी के अंदर हम लोग जाएंगे, ये हमारे ऊपर है कितना अंदर जो है हम लोग जा सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट है, अनियंत्रित चर या ये अस्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर इसको हम डिपेंडेंट करिए। आश्रित चर क्या है? पानी की जो गहराई है वो पानी का जो दाब है वो निर्भर करेगा किस पे? पानी की गहराई पे। पानी की गहराई जो है हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और पानी का जो दाब है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर है सबको? ओके, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल और एस्ट्रोनोमस वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल का मतलब है हस्तक्षेप करने वाला चर, और एस्ट्रोनोमस का वेरिएबल्स का मतलब है बाह्य चर। के बाद आएगा एक्टिव वेरिएबल, एट्रीब्यूट वेरिएबल। के बाद आएगा कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल के अंदर आएगा नॉमिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल। ये सब चीज़ें जो है हम लोग कल की क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? तो जिनको भी कोई दिक्कत है आज से पिछले क्लासेज में, तो जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि साथ में जो है सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करते चलें, जिससे कि आगे जो है हम लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है।